बिहार के चुनाव को एनडीए की ओर से इस बार बीजेपी लीड करने जा रही है, जेडीयू लीड नहीं करने। नीतीश कुमार की जो अवस्था है, उम्र जनित जो व्याधियां हैं, जो बीमारी है, इसके कारण बिहार के लोगों की चिंता। नीतीश कुमार ने बीजेपी का खून चूस कर बिहार की सत्ता हासिल की। तय हो गया था ना कि 2025 में सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। सीएम फेस होना और सीएम होना, जी देखिए क्या कहा जा रहा है, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वैसे लाडले शब्द पर मुझे आपत्ति है। लाडला प्यारा दुलारा बच्चा को कहा जाता है और नीतीश कुमार बच्चे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों असली राजनीति करते हैं। बीजेपी के पास भी सबों की कुंडली है। मैं बार बार कहता हूँ, आज न कल शराबबंदी खत्म होगी, क्योंकि बिहार में सरकार के पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है, वेतन के लिए पैसे नहीं है। जब शराबबंदी खत्म होगी तो अगले 6 महीने या 1 साल, मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, अपराध और बढ़ेगा। एक फार्मूला यह भी बताया जा रहा है कि 100 बीजेपी, 100 जदयू, 22 सीटें लोजपा के लिए, 7 सीटें जीतन राम मांझी के लिए, 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए और 7 जिनका इंतजार किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जो 2005 में थे, नीतीश कुमार जो 1990 में थे, 1994 में थे, वह नीतीश कुमार 2025 में नहीं है। बिहार में चुनाव का एजेंडा सेट किया जाएगा 80 बनाम 20। जब बिल पर बहस हो रही थी तो जिस तरीके का स्टैंड मजबूती से जेडीयू ने रखा बिल के समर्थन में, उससे स्पष्ट हो गया कि अब जैसा बीजेपी कहेगी वैसा जेडीयू करेगा। अब यदि मुसलमानों ने सीए और एनआरसी की तरह आंदोलन खड़ा कर दिया, बिल्कुल हाँ, खड़ा कर दिया, जी, तो बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लालू यादव सेहतमंद रहे, इसकी चिंता परिवार वालों को तो है ही, इसकी चिंता एनडीए वालों को भी है। मैं आपको फिर कह देता हूँ, यही कह देता हूँ, वक्फ बिल से यह फायदा तेजस्वी यादव को जरूर हुआ है कि जो मुसलमान राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर, उस पर थोड़ा विराम। आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, अमित शाह आए थे और जब फोटो सेशन हुआ था, तमाम नेता खड़े थे, उसमें कोई राजपूत नहीं था। मुकेश सहनी की जबरदस्त डिमांड, जबरदस्त डिमांड, जबरदस्त डिमांड। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत खूब फरमाया है कि अब याचना नहीं रण होगा और रण ऐसा होगा पहले कभी नहीं जैसा होगा। आपको मालूम है कि ये साल है चुनाव का, जाहिर सी बात है रण तो होगा और मालूम चल जाएगा कि इस बार अपना बिहार किसका होगा। लेकिन आज संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और एक बार फिर से आपके लिए लाइव सिटीज लेकर आ चुका है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। और देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम कई बातों का जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में बिहार में होने क्या कुछ जा रहा है। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी मौजूद हैं। ज्ञानेश्वर जी, आप दिल्ली से वापस आ चुके हैं। तकरीबन 10 दिन आप दिल्ली में रहे थे और जाहिर सी बात है कि दिल्ली में भी अपने बिहार का जिक्र हो रहा था और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। तो दिल्ली में बिहार को लेकर के क्या कुछ चर्चा चल रही है? नहीं, देखिए समरीन जी, आपने एक कविता की 2 पंक्तियां पढ़ी रामधारी सिंह दिनकर की, याचना नहीं रन होगा। तो ठीक है, बिहार में रन होगा, लेकिन बिहार में जो लड़ाई लड़ी जाएगी वह पहले की भांति जाति की लड़ाई लड़ी जाएगी। बिल्कुल, यह फैसला हो चुका है और यह फैसला दोनों गठबंधनों का है। कहने के लिए तमाम सारी बातें होंगी, लेकिन जाति से जीतना है और जाति में ही अपना वर्चस्व स्थापित करना है। यह दोनों गठबंधनों की रणनीति का सूत्र वाक्य है। मैंने दिल्ली में ये बात ही समझी और बिहार में भाजपा के चाणक्य अमित शाह भी आए थे और दिल्ली में मैं ऐसी जगह भी था जहां जेपी नड्डा थे और एनडीए के सांसदों को सूत्र वाक्य दिया जा रहा था, अपनी अपनी जाति पकड़ लो।
अच्छा। तो मुद्दों की लड़ाई फिर से देखने को नहीं मिलेगी। बातें मुद्दों की होगी, लेकिन लड़ाई जाति की होगी, जाति लामबंदी की होगी, और फिर बिहार के मुद्दे गौन रह जाएंगे। जीत किसी की होगी, हार कोई जाएगा। अब आपने कहा कि दिल्ली में हमने क्या देखा और समझा 10 दिनों में। देखिए, दिल्ली में बिहार की गर्मी तो सबसे अधिक है, मौसम भी बदल रहा था, बिल्कुल जी। और दिल्ली में 3 बातों की सबसे अधिक चर्चा। 3 बात? हाँ, जब मैं दिल्ली था, जब मैं दिल्ली से वापस आ रहा था, तब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वह पास करा लिया गया था। उस पर सियासत, तो वक्फ बिल पर सियासत चल रही थी। बिल्कुल। बिहार की गर्मी दिल्ली से लेकर पटना तक और पूरे देश में लोग समझने पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं जहां कहीं जा रहा था, लोग पहला सवाल यही पूछते थे कि बिहार के चुनाव में क्या होगा। अच्छा। और बिहार के चुनाव में कौन क्या कर रहा है। क्या नीतीश कुमार फिर से वापस आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, या फिर भाजपा का कोई चेहरा होगा, या तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी, और प्रशांत किशोर कौन सा खेल बनाएंगे, कौन सा खेल बिगाड़ेंगे। तो दूसरी चर्चा बिहार की। और तीसरी चर्चा जो चल रही है दिल्ली में, अब भी जारी है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया कौन होगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। दिल्ली की गर्मी में, क्योंकि अब बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने जा रहे हैं, 75 ईयर्स। और पहले आपको याद ही है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम नेताओं को यह कहा गया कि आप 75 बसंत पार कर चुके हैं। हाँ। लेकिन क्या यह फार्मूला मोदी जी के लिए भी लागू होगा? नरेंद्र मोदी ने नागपुर की यात्रा की, आरएसएस हेडक्वार्टर गए, मोहन भागवत से मिले। तो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन होने जा रहा है, इससे सब कुछ स्पष्ट होगा। अब दिल्ली में कई नामों की चर्चा है। कोई मनोहर लाल खट्टर की बात कर रहे हैं, जी। कोई राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं, कोई शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, कोई संजय जोशी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जी। लेकिन पता करना कितना मुश्किल होता है और कौन सा पत्ता खुल जाता है। लेकिन लोग यह मान रहे हैं कि देखिए, जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसके भीतर की ताकत को और उसकी पसंद को समझना होगा। क्या वह पूरे मन से मोदी की पसंद का है? क्या वह आधे मन से मोदी की पसंद का है? आधा मन मोदी की पसंद का, आधा मन आरएसएस की पसंद का, या फिर पूरे तौर पर आरएसएस की पसंद का है? और जब यह राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा हो रही है, तब दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों ना हो? योगी आदित्यनाथ क्योंकि दिल्ली की ओर देख रहे हैं, इतना बड़ा महाकुंभ और सनातन धर्म के प्रति जो जागृति, तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली कब कूच करेंगे? क्या दिल्ली में जो दोनों भाई हैं वह योगी आदित्यनाथ को आने का अवसर प्रदान करेंगे? योगी आदित्यनाथ की उम्र अभी 52 साल हुई है। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हाँ, मात्र 52 ईयर्स ओल्ड हैं। हाँ, अखिलेश यादव उनसे 1 साल छोटे हैं, राहुल गांधी उनसे बड़े हैं। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ यह भी चर्चा में। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच बिहार की चर्चा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली की सत्ता को बनाती है या हिलाती है। आपने देखा कि 2024 में दिल्ली की सत्ता, दिल्ली में एनडीए की सरकार, मोदी सरकार हम नहीं कहते हैं, हाँ, बिल्कुल। हाँ, एनडीए सरकार इसलिए बन गई क्योंकि नीतीश कुमार चुनाव के ठीक पहले, जब इंडिया ब्लॉक ने उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दिया, उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, उन्हें कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया, तो वे इंडिया ब्लॉक को छोड़कर फिर से एनडीए में चले गए। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और फिर नीतीश कुमार का जादू। देखिए, अब विधानसभा चुनाव में जादू रहेगा नहीं रहेगा यह दूसरी बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने आपने नीतीश कुमार का जादू, जिसके बारे में लोग कहते थे कि नीतीश कुमार का वोट बैंक टूट गया है, समाप्ति की ओर है, लेकिन वह बना रहा। नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े, लोकसभा की 16 सीटों पर, और 13 जीत गए, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 12 ही जीती। हाँ, तो बिहार की चर्चा, बिहार महत्वपूर्ण है, इसलिए बिहार को फतह करना और बिहार कैसे फतह किया जाए, इसके लिए पूरे तौर पर बीजेपी लगी हुई है, पूरे तौर पर। और आपको हम यह कह सकते हैं, दिल्ली में जो हमने समझा और पढ़ा कि बिहार के चुनाव को एनडीए की ओर से
इस बार बीजेपी लीड करने जा रही है, जेडीयू लीड नहीं करने जा रही है। बीजेपी लीड हाँ, बीजेपी लीड करने जा रही है। अब तक बिहार में क्या होता रहा है, नीतीश कुमार चाहे इधर रहे हो चाहे उधर रहे हो, नीतीश कुमार का चेहरा ही सबसे बड़ा चेहरा रहा है। 2015 आपको याद है, महागठबंधन का चुनाव, नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ, डीएनए वाला मुद्दा। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार लालू यादव को बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन 2015 के चुनाव में किसी होर्डिंग पर आपने लालू यादव की तस्वीर नहीं देखी होगी। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। और आपने वह भी, जब आपने सुना था कि आज तक के एजेंडा कार्यक्रम में अमित शाह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा यह तो चुनाव के बाद तय होगा, तो जेडीयू ने क्या कहा था, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। लेकिन स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और नीतीश कुमार का जादू जो है वह कमजोर पड़ा है। इसलिए कमजोर नहीं पड़ा है कि नीतीश कुमार से बिहार के लोगों को बैर हो गया है, या फिर नीतीश कुमार से लोगों को नफरत हो गई है। नीतीश को नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के प्रति नफरत नहीं है, नीतीश कुमार से बैर भी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी भी इतना नहीं है कि लोग नीतीश कुमार को बदल देने पर आतुर हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो अवस्था है, उम्र जनित जो व्याधियां हैं, जो बीमारी है, इसके कारण बिहार के लोगों की चिंता। क्योंकि देखिए, आप घर में भी जब कोई वृद्ध हो जाता है तो उसके हवाले आप घर की चाबी नहीं सौंपते हैं। तो इसलिए अब बीजेपी ने कमान थाम ली है और बीजेपी ने बिहार को लीड करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि बीजेपी को इस बात की समझ है कि नीतीश कुमार अब बहुत मोल जोल नहीं कर सकते हैं, और नीतीश कुमार के साथ जितने लोग हैं उनसे बीजेपी ने अपने संबंध बहुत प्रगाढ़ कर लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि वे बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन दोनों के संबंध, मतलब चाहे आप जिनका भी नाम ले लो, जो 4 नाम लिए जाते हैं, वो मैत्रीपूर्ण हो चुके हैं। ठीक है ना? तो अब बिहार में बीजेपी लीड करेगी, नीतीश कुमार। हाँ, देखिए, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के नाम पर ही हासिल हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी का खून चूस कर बिहार की सत्ता हासिल की। बिल्कुल, ठीक है ना? लेकिन अब 2025 में बीजेपी जेडीयू के खून का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करेगी। ठीक है ना? तो बिहार की राजनीति को अब बीजेपी ड्राइव करने जा रही है, और बिहार की राजनीति में वो सब आपको देखने को मिलेगा जो पहले नहीं देखा गया था। देखिए, जो पहले नहीं देखा गया था। तो बिहार के लिए देखिए, आपने वह समझा ही था कि अमित शाह ने कहा था हम डेरा डंडा डालकर बिहार में रहेंगे, और वह डेरा डंडा डालने की शुरुआत कर चुके हैं। और बिहार में कहां, आप जब भी देखिए कोई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही है तो उसमें बिहार की चर्चा हो रही है, बिहार को सौगात मिल रहे हैं। लेकिन बिहार के औद्योगिक माहौल के लिए, बिहार में उद्योग के लिए, बिहार में पलायन रोकने के लिए, इसके लिए कोई चर्चा, सरकारी नौकरियां कितने दे देंगे आप, सरकारी नौकरियां भी खत्म होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार नौकरी और जो रिक्तियां हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। जो अगली सरकार आएगी वहां आपको रिक्तियां दिखाई नहीं पड़ेगी, वहां आपको नौकरियां कम दिखाई पड़ेगी। तो ये स्थिति और परिस्थिति है। दिल्ली में चर्चा किस बात की है? चर्चा रही वक्फ बिल की, चर्चा रही बिहार की गर्मी की, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस बात की चर्चा रही। देखिए, अभी आपने जिक्र कर लिया अमित शाह का। तो देखिए, बीते दिन हमने देखा था, कुछ वक्त पहले अमित शाह बिहार आए थे और सीएम आवास में एनडीए की हाई लेवल मीटिंग भी हुई थी। लेकिन ताज्जुब खेज बात यह है कि 20 मिनटों के अंदर मीटिंग खत्म हो जाती है। तो वैसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था मीटिंग में। चर्चा हुई थी ना सियासत वाली, तय हो गया था ना कि 2025 में सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे। नहीं, देखिए, सीएम फेस होना और सीएम होना, देखिए क्या कहा जा रहा है, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना? और देखिए, बीजेपी वो बीजेपी तो अब रही नहीं। आपके इस सवाल का जवाब हमने पहले सवाल के जवाब में ही दिया है कि अब बीजेपी लीड करने वाली है। बिल्कुल। देखिए, मैं जब दिल्ली में था तो 26 मार्च को संजय जायसवाल ने दिल्ली वाले अपने बंगले पर बिहार के एनडीए सांसदों को बुलाया था। अच्छा। नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन था, और वहां जेपी नड्डा भी पहुंचे थे,
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल। और एनडीए के सभी बड़े नेता, चाहे ललन सिंह हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, संजय झा हो, और सारे सांसद थे। तो वहां अब जो भीतर खाने की बात हुई, जब कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, एनडीए के सांसदों की बैठक चल रही थी, तो वहां पत्रकारों को नहीं जाना था। अच्छा। लेकिन जब मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद भोजन की व्यवस्था थी, लजीज व्यंजन थे, ठीक है ना, तो हमने टटोलने की कोशिश की। हमारे जैसे और भी बहुत सारे पत्रकार थे, दिल्ली के भी पत्रकार थे, बिहार से भी कुछ लोग बुलाए गए थे। तो एक सांसद ने अपनी बात कह दी। अच्छा, दिल वाली बात हाँ, क्या दिल वाली बात कह दी कि अब भाजपा में मीटिंग में क्या होता है, भाजपा में मीटिंग में अब कोई राय शुमारी नहीं होती है। अच्छा। कोई राय विचार नहीं होता है जी। भाजपा में अब फैसला सुना दिया जाता है। अच्छा जी, ठीक है ना। ये निर्णय है और इसके कार्यान्वयन का तरीका ये है। हाँ, तो अब निर्णय सुनाने वाली पार्टी भाजपा है। जैसे इंदिरा गांधी के वक्त कहा जाता था कि रात को 12 बजे मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, तो अब फैसला दो लोग लेते हैं, हाँ, और मोदी, हाँ, बाकी लोगों को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है ना। हाँ। तो फैसला क्या हो गया? फैसला देखिए, दूसरे सांसद ने क्या कहा कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। अच्छा, ठीक है ना, ये इशारा दे दिया। हाँ, ये इशारा दिया गया। हाँ। लेकिन बहार बा नीतीश कुमार बा कब तक? चुनाव तक। अच्छा, चुनाव तक, ठीक है ना। बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा। और तीसरी बात जो हमने कहा कि जाति आधारित चुनाव होगा, इसको पकड़ लो। हाँ, हर जाति के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जाति को पकड़ लो। और इसकी शुरुआत आपने बिहार में देखा भी है। हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से कुर्मी एकता रैली, नीतीश कुमार बिहार के महाराजा, हाँ, बिहार में लवकुश राजनीति के जनक, उनसे बड़ा कौन कुर्मी चेहरा? कोई नहीं। हाँ, ताज उन्हीं के पास है। लेकिन बीजेपी ने कुर्मी एकता रैली कराई। पहले बीजेपी यह कहती रही कि इस रैली से मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही कुर्मी एकता रैली हुई, उसके 7 दिनों के भीतर जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो मंटू जी को मंत्री बना दिया गया। और देखिए, बीजेपी ने कुछ राजनीति को भी नहीं छोड़ा। सुनील कुशवाहा, नालंदा में जब नीतीश कुमार हैं ही, श्रवण कुमार हैं ही, तो फिर तीसरे की जरूरत क्या थी? तीसरे की जरूरत क्या थी? और वो सुनील कुशवाहा जो बिहार शरीफ से चुनाव जीतते हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, तो उन्हें मंत्री बनाया गया। 2015 में यह नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ चुनाव लड़े थे बीजेपी से और चुनाव जीते थे। तो शुरुआत तो बीजेपी कर चुकी है। और आपने देखा मंत्रिमंडल विस्तार में, हमने कहा ना, बीजेपी अब लीड ले चुकी है। बीजेपी अब वो करेगी, तो आप कह रही है 20 मिनट में क्या? हाँ। तो फैसला तो पहले ही सब कुछ हो गया है जी। फैसला तो पहले ही सब कुछ हो गया। यह कहा नहीं जाएगा कि नीतीश कुमार नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा था हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। वैसे लाडले शब्द पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि अपने यहाँ बिहार की बोलचाल में, बिहार की शैली में लाडला प्यारा दुलारा बच्चा को कहा जाता है, और नीतीश कुमार बच्चे नहीं हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली की चर्चा यह है कि अमित शाह के मन में कुछ इधर उधर कुछ ये वो चलता रहता है। हाँ। ठीक है ना। लेकिन नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी छूना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, यानी कि सही में चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी को वह बयान जो आपने कहा, डीएनए वाला बयान, देखिए, बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप को बिहार से डर भी लगता है। अच्छा। कि हम पूरे देश में प्रयोग कर लेते हैं और वहां सफल भी हो जाता है, लेकिन तनिक सी भूल हुई और फिर बिहार, हाँ, देखिए, बिहार के लोग, मैं बार बार कहता हूं, बिहार हो झारखंड हो, दोनों एक ही मिट्टी के भाई हैं ना। तो ये लोग अभिमान और अहंकार, बाहरी आक्रमण बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने झारखंड के चुनाव में देखा, हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड को ऐसे हाँकने लगे जैसे लगा झारखंड का कोई अपना बेटा और भाई है ही नहीं। परिणाम यह निकला
कि इन दोनों को पैदल कर दिया गया। बिल्कुल। 2015 में डीएनए को चैलेंज कर दिया था नरेंद्र मोदी ने। और फिर 2024 में भी नरेंद्र मोदी ने यह समझ लिया था कि बिना बिहार को साधे, और बिहार को साधने के लिए नीतीश कुमार आवश्यक हैं। इसलिए झुककर जब नीतीश कुमार ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर महिलाओं के प्रजनन वाले मामले में विधानमंडल में जो कहा था, उसके बाद उसी वक्त प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा पर थे और क्या क्या नहीं कहा था नीतीश कुमार को। लेकिन देखिए, मोदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों असली राजनीति करते हैं। बिल्कुल, हाँ। उन्हें झुकना भी आता है, तनना भी आता है। हाँ? जी। जब तनना होता है तो बिहार में सेंट्रल एजेंसीज घुस जाती है। बिल्कुल, ईडी ठीक है ना, ईडी सीबीआई घुस जाती है। देखिए, कांग्रेस के जमाने में जो नारायणन थे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, तो वो कहा करते थे जब कोई मिलने जाता था कोई विपक्ष का आदमी, तो उनकी मेज पर कई संचिकाएं रखी होती थी। अच्छा। तो मिलने वाले व्यक्ति को जो कुछ इधर उधर कर रहा होता था, तो उनको कहते थे आई हैव योर फाइल्स। अच्छा, हाँ, आई हैव योर फाइल्स। आई हैव योर फाइल्स, और उनके पास पूरी कुंडली रहती थी। तो अब बीजेपी के पास भी सबों की कुंडली है, ठीक है ना। हाँ, मतलब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। मतलब यदि आप साथ रहोगे तो बचे रहोगे। आप देखिए ना, बिहार में जितने छापे पड़े हैं इधर के दिनों में, वह जेडीयू के मंत्री वाले विभागों में छापे पड़े हैं। संजीव हंस के यहाँ छापा पड़ा। हाँ, बिल्कुल। मंत्री कौन? विजेंद्र प्रसाद यादव। अभी आपने देखा तारनी दास के यहाँ छापा पड़ा। भवन निर्माण विभाग, मंत्री कौन? जयंत राज। बिल्कुल, जयंत राज। तो और इतनी बड़ी जब्ती भी हो गई। और देखिए, नीतीश कुमार क्या कहते थे कि नीतीश कुमार कहते थे कि हमारी यूएसपी क्या है? 3C है। बिल्कुल, क्राइम, करप्शन एंड कम्युनिज्म। तो जब नीतीश कुमार कमजोर पड़े हैं, देखिए, मन से कमजोर नहीं पड़े, शरीर से और मस्तिष्क से कमजोर पड़ गए। तो ये तीनों जो यूएसपी है वह लड़खड़ाने लगी है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, पूछिए मत। इतना बढ़ गया है, पूछिए मत। अपराध भी देख ही रहे हैं। और अपराध बढ़ने का एक कारण आपको हम बताएं। देखिए, मैं तो क्राइम एनालिस्ट रहा हूं। जिस तरीके का अपराध बढ़ा है ना, उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, लूट डकैती को आप रोक लेंगे, क्यों यहां राजविंदर सिंह भट्टी मतलब सफल नहीं हो पाए? सरकार से क्या खींचतान रही, या फिर विनय कुमार और कुंदन कृष्णन को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल जी। देखिए, पैशन क्राइम जो है ना, उससे कंट्रोल किया जाना मुश्किल। बिहार में इधर के दिनों में क्या देखिए हुआ क्या है कि शराबबंदी के बाद लोगों के पास हर व्यक्ति तो गांव में कैरियर बन गया, कुरियर बन गया। उसके पास अनाप शनाप पैसा आया है जी। और अनाप शनाप पैसा आया है, तो जब पैसा आया तो सबसे पहले उसने हथियार खरीदा है। तो बिहार में आज की तारीख में लेमन जूस की तरह गोलियां मिल रही हैं। और मॉटन टॉफी हम लोग अपने जमाने में खाते थे, 25 पैसे की टॉफी आती थी, चॉकलेट आती थी, और ऊपर ब्राउन और भीतर गरी, समझे कोकोनट, क्या स्वाद होता था। तो उस तरीके से आजकल पिस्तल मिल रहे हैं। तो आप देख रहे, आरा में 13 हत्याकांड हो गया रेलवे स्टेशन पर, कोई उसे रोक नहीं सकता था। आपको सोचना यह है कि हमने सोचा कि मार देना है और इसके लिए मुझे तुरंत हथियार मिल गया। हमने गोली चलाना, वे पेशेवर अपराधी नहीं थे। बिल्कुल। आपने मैरिन ड्राइव पर देखा गर्लफ्रेंड को मार दिया। हाँ, ठीक है ना। तो आजकल पैशन क्राइम जो है, और यह दारूबंदी के कारण, देखिए क्या हो रहा है। यदि आप बिहार के गांव में जाइए, खेत में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? सरकारी योजनाओं की बात अलग। भाई, कोई राजमिस्त्री का काम करेगा, उसे 500 रुपए मिलेगा, 700 रुपए मिलेंगे। कोई महिला खेत में काम करेगी, उसे 500-700 रुपए मिलेंगे। 2 बोतल इधर से उधर कर दीजिए, 2000 रुपए की कमाई हो जा रही है। 2000 की कमाई हो जा रही है। बिल्कुल जी। और फिर जब 2000 की कमाई का चस्का लग गया, तो फिर तो कौन करेगा वो? नहीं, फिर वो तो आगे ही बढ़ता जाता है ना। मैं तो बार बार कहता हूं, 2016 के बाद आप बिहार के किसी गांव में जो सबसे अच्छा घर बना है, सबसे अच्छा घर, ठीक है, उसकी पड़ताल कर लीजिए।
जी। उसकी पड़ताल कर लीजिए हाँ। कि इनकी कमाई का स्रोत क्या रहा है। इनकी कमाई का स्रोत क्या रहा है। देखिए, बिहार में जो एडीजी हेडक्वार्टर हैं कुंदन कृष्णन, वह बिल्कुल एंटी क्रिमिनल है 200%। मेरी बातों से वह सहमत हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हम इसकी जांच कराना चाहते हैं, आर्थिक कहां से पैसे आ रहे हैं, हम पुश्तैनी नहीं जाएंगे, लेकिन इधर के दिनों में जो आपकी कमाई हुई है, तो यह जो शराबबंदी, इसके कारण, और किसी भी, देखिए महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, अंडरवर्ल्ड देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, आज न कल शराबबंदी खत्म होगी। आज यह नीतीश कुमार की जीत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है, 5 साल प्रयोग का वक्त होगा, शराबबंदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिहार में सरकार के पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है, वेतन के लिए पैसे नहीं है, तो आपको कमाई के दूसरे रास्ते। लेकिन जब शराबबंदी खत्म होगी तो अगले 6 महीने या 1 साल, मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा, अपराध और बढ़ेगा। अच्छा। अपराध और बढ़ेगा। आप पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड को उठा के देख लीजिए, क्योंकि जब उनके पास तस्करी की कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा, जब शराब बिकने लगेगी, तो लोग नकली शराब क्यों खरीदेंगे, चोरी छुपे क्यों खरीदेंगे। तो ये जो कैरियर बने हैं, ये जो कुरियर बने हैं, उनका काम बंद हो जाएगा, उनके पास हथियार आया रहेगा, तो वो अपराध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 6 महीने, 8 महीने, साल भर में यदि आपने बिल्कुल मुस्तैदी से निपटा, तो यह अपराध नियंत्रित किया जा सकेगा और फिर आपको थोड़ी शांति दिखाई पड़ेगी। जी, तो इसीलिए 20 मिनट की बैठक जो है, क्योंकि पहले से सब कुछ तय है कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है। अब चुनाव जीतने के बाद क्या होगा। अब देखिए, दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा है। अच्छा, वहां पर चर्चा अभी से शुरू हो गई है। चर्चा शुरू है, ठीक है ना। यही आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दिल्ली में जो हमने कहा कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से कोई टकराव नहीं चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार जिस अवस्था में, ठीक है ना। तो कई बार हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं कि सीटें कितनी होगी, सीटें कम होगी, अधिक होगी, बड़ा भाई कौन होगा, छोटा भाई कौन होगा। जेडीयू बड़ा भाई बनना चाहती है, बीजेपी बड़ा भाई बनना चाहती है, और दोनों को छोटा भाई बनने में मतलब परेशानी है। तो अब दिल्ली में यह चर्चा है कि दोनों बराबर के भाई होंगे। अच्छा, दोनों बराबर के भाई, ठीक है ना। एक फार्मूला यह भी बताया जा रहा है कि 100 बीजेपी, 100 जदयू, और 22 सीटें लोजपा के लिए, 22 सीटें लोजपा के लिए, ठीक है। 7 सीटें जीतन राम मांझी के लिए, 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और 7 जिनका इंतजार किया जा रहा है। यानी कि मुकेश सिंह। आगे बात करेंगे, आप तो पत्ता खोल देती है पहले। जी। तो चलिए, अब हम जिक्र करेंगे वक्त संशोधन बिल का। आपने देखा कि इसको लेकर के घमासान मच गया। हमने ये भी देखा कि जेडीयू के अंदर धड़ल्ले से इस्तीफे गिरने भी शुरू हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और बैठकों का सिलसिला भी बिल्कुल जारी है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि अब इसका प्रभाव बिहार की सियासत पर कैसे पड़ेगा, क्या होगा आगे। देखिए, नीतीश कुमार जो 2005 में थे, नीतीश कुमार जो 1990 में थे, 1994 में थे, वह नीतीश कुमार 2025 में नहीं है। हमने पहले सवाल के जवाब में, हमने दूसरे सवाल के जवाब में यह कहा कि बीजेपी लीड करेगी, बिल्कुल, और अपनी अपनी जाति को साथ रखने को कहा गया है। और देखिए, अब जब वक्फ बिल बिहार चुनाव के पहले, यह भी एक सधी हुई चाल है। सिर्फ जाति से नहीं, बिहार में चुनाव का एजेंडा सेट किया जाएगा 80 बनाम 20। 80 बनाम 20। 80 बनाम 20। 80% हिंदू, 20% मुसलमान, ठीक है ना। तो 80% हिंदू में यादव भी आते हैं, यादव आते हैं, ठीक है ना। 14% वो भी हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, वो उधर ही रहे, लेकिन एजेंडा सेट होगा 80 बनाम 20, और नीतीश कुमार अब इसके विरोध करने की स्थिति में नहीं है। यदि नीतीश कुमार विरोध करने की स्थिति में होते तो कोई स्टैंड जेडीयू का आपको दिखाई पड़ता। लेकिन लोकसभा में जब बिल पर बहस हो रही थी, तो जिस तरीके का स्टैंड मजबूती से जेडीयू ने रखा बिल के समर्थन में, उससे स्पष्ट हो गया कि अब जैसा बीजेपी कहेगी वैसा जेडीयू करेगा, ठीक है ना। तो अब जेडीयू को देखिए, कई बार कई बातें नीतीश कुमार भी कहते रहे हैं
कि भाई किया तो हमने ही है इनके लिए, मतलब मुसलमानों के लिए जी। अब ये उधर वोट दे देते हैं तो हम क्या करें। कई मंत्रियों की जुबान फिसली है। तो अब जेडीयू ने मान लिया है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए। वैसे देखिए, हाँ, जो आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, मुसलमान के इस्तीफे हुए कई मुसलमान नेताओं के, तो अब जेडीयू इसे दूसरा रंग देने के लिए, चूंकि भाई नीतीश कुमार कहते हैं हम सबके हैं, तो अब पसमानदा जो गरीब और दलित मुसलमान हैं, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि भाई गरीब और दलित मुसलमान उन लुटेरे मुसलमानों के खिलाफ हैं, अच्छा, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के बहाने दलाली खाई, चोरी की, डकैती की। बातें हो रही है ना, बातें हो रही है ना कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बंदरबाट कैसे किया गया। वक्फ बोर्ड के पास आजादी के वक्त मात्र 50,000 एकड़ जमीनें थी और अब 2025 में 39 लाख एकड़ जमीनें बताई गई। कहां से आ गए? और फिर उन जमीनों पर क्या क्या बना, कैसे मैरियट होटल बन गया, कैसे ओबेराई होटल बन गया। तो पसमानदा को तो कुछ मिला नहीं। तो नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को इन बातों से मतलब नहीं है। 80 बनाम 20 की लड़ाई जाति के साथ साथ यह रंग भी आपको बिहार के चुनाव में दिखेगा, क्योंकि बीजेपी लीड कर रही है। 2015 में बीजेपी ने गौ माता को लाया था, लेकिन तब नीतीश कुमार इतने मजबूत थे, लालू यादव इतने मजबूत थे कि वह राजनीति नहीं चली। हाँ, लेकिन अब जो है स्थितियां बदली हुई हैं। नीतीश कुमार बहुत निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार का अपीयरेंस कितना होगा, नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं कितनी होगी, नीतीश कुमार का भाषण क्या होगा, आप देख ही रही हैं कि नीतीश कुमार लिखा हुआ भाषण भी ठीक से पूरे वाक्य को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और जब बिना लिखा कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कहां कहां टूट जा रहे हैं, कहां कहां भटक जा रहे हैं, कहां क्या बोल दे रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि नीतीश कुमार जब आते हैं कहीं तो इतनी तालियां बजती है, उन तालियों में स्वागत बहुत नहीं होता है। उन तालियों में इस बात का इंतजार होता है कि आज भी कोई गलती तो नहीं कर देंगे। हाँ, आज भी कोई गलती तो नहीं कर देंगे। तो बिहार में अब देखिए, और इस बात को भी समझिए कि मुस्लिम संगठनों ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, देखिए इन्हें कहां कहां से उम्मीदें थी। देश भर में 3 जगह ही धरना हुए थे, दिल्ली में, पटना में और हैदराबाद में। हाँ, पटना में नीतीश कुमार की सरकार, हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू की सरकार। तो इन्हें उम्मीद थी चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से। पटना की सभा में आपने देखा कि भाई लालू यादव भी चले गए, तेजस्वी यादव भी चले गए, इमारत सरिया, प्रशांत किशोर भी चले गए। इमारत सरिया की राजनीति कैसे हुई, इमारत सरिया तक पुलिस पहुंच गई। फिर जो अशफाक करीम जो जेडीयू के नेता हैं उन्हें किस तरीके से बाहर किया गया। तो अब जेडीयू को इन बातों से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना। क्यों? और उन्होंने समझ लिया 2015 में, माफ कीजिएगा 2020 में हमारे एक भी मुसलमान उम्मीदवार चुनाव नहीं जीते। और देखिए इसका उनको यह लगता है कि अब यदि मुसलमानों ने सीए और एनआरसी की तरह आंदोलन खड़ा कर दिया, बिल्कुल, हाँ, खड़ा कर दिया, जी, तो बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की बल्ले बल्ले हो जाएगी, फायदा हो जाएगा। फिर हिंदू ध्रुवीकरण, बिल्कुल, हाँ, 2020 में जेडीयू का एक भी मुसलमान चुनाव नहीं जीता था। जामा खान, आपने देखा ही पिछले दिनों पटना एयरपोर्ट से कैसे निकले सवालों से बचते हुए, और वह चुनाव तो बसपा से जीते थे। तो बीजेपी और जेडीयू की यह समझ है कि जितना ये चिल्लाएंगे उतना ही हिंदू वोट गोलबंद होगा, ठीक है। पसमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिश की जाएगी। इस बार आपने देखा कि ईद के मौके पर मोदी के तोहफे बटे। और तो क्या सवाल यह भी पैदा होगा कि जेडीयू का कोई मुसलमान उम्मीदवार नहीं होगा, बिल्कुल, एलजेपी का मुसलमान उम्मीदवार नहीं होगा, हाँ। बीजेपी भी शायद मुसलमान उम्मीदवार उतार दे। देखिए चर्चा यह भी है कि शाहनवाज हुसैन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, मुंगेर से दानिश इकबाल की चर्चा हो रही है, जो मीडिया प्रभारी हैं। तो अब ये जीतेंगे कैसे? मुसलमान वोट देंगे। हाँ, मुसलमान वोट देंगे, हाँ, बिल्कुल। तो भाई फार्मूला अररिया का फार्मूला है जी, अररिया का फार्मूला है। अररिया में यदि मुसलमान और यादव एक हो जाए तो फिर वहां बीजेपी के जीतने का मतलब क्या है? लेकिन वहां बीजेपी जीत जाती है। 2019 में भी जीती, 2024 में भी जीती, प्रदीप सिंह चुनाव जीते। और देखिए तो यह लगता है जेडीयू को
कि यदि हमारे मुसलमान उम्मीदवार रहे वह 10% 15% मुसलमानों का वोट अपने प्रभाव से ले ले। किशनगंज में भाई लिया ना, ठीक है, हार गए, जेडीयू हार गई वहां, और यह जानते हुए कि हम हार सकते हैं, सीट जेडीयू ने ली थी लोकसभा चुनाव में, तो 10% 15% मुसलमान उम्मीदवार अपने प्रभाव से वोट हासिल कर ले, तो फिर बाकी जो हैं हिंदू मत है जिसका ध्रुवीकरण होगा, ये जो, तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा, चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। तो अब यह ध्रुवीकरण, जब देखिए अमित शाह डेरा डंडा डालेंगे तो साम दाम दंड भेद सब कुछ चलेगा, कहीं कोई कमी नहीं होगी, यानी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बिल्कुल सब जायज हो जाएगा उसके बाद। मोहब्बत और युद्ध में तो सब जायज ही होता है। बिहार जीतना है और इस बार मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही बनना है, यानी कि सपना अपना करना है, सपना अपना है। विजय कुमार सिन्हा को लोगों ने चाहे जितना लताड़ दिया हो, लेकिन जो हमने कहा ना कि अब भाजपा की बैठकों में फैसले होते हैं और उन्हें गोपनीय रखने को कहा जाता है, तो भाई वह गोपनीयता कहीं ना कहीं से भंग हो गई। कि सपना अपना था, इसे बोलना नहीं था, बोल दिए और फंस गए। नीतीश कुमार की नजरें चली तो पथ निर्माण विभाग भी छिन गया, है ना? बिल्कुल हुआ ना, तो ये स्थिति है, जी बिल्कुल। लेकिन देखिए आज की चर्चा में अगर जिक्र लालू प्रसाद यादव की तबीयत का नहीं होगा तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। हमने देखा कि बीते दिनों उनकी तबीयत नासाज हुई थी, जिसके बाद दिल्ली एम्स भी उन्हें ले जाया गया था और वहां पर राजनाथ सिंह ने भी उनसे मुलाकात की थी। क्या खबर है राजद की, कैसे हैं अब लालू प्रसाद यादव? आप भी नहीं, देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के बिना बिहार की राजनीति की चर्चा कैसे हो सकती है? अधूरी रहेगी, ठीक है ना, पूरी ही नहीं होगी। तो भाई देखिए, हमने क्या कहा कि अभी महाराज हैं नीतीश कुमार, और उन्हें चुनौती किनसे मिल रही है? चुनौती मिली है राजद से, बिल्कुल, ठीक है ना। और चुनौती देने वाले कौन है? तेजस्वी यादव है। तो लालू यादव सेहतमंद रहे, यह हम सभी कामना करते हैं। बड़े नेता हैं, ठीक है, सामाजिक क्रांति के योद्धा माने जाते हैं, कई लोग कहते हैं जंगल राज के जनक हैं, ठीक है, लेकिन खैर राजनीति में विवाद तो होता ही होता है। तो लालू यादव सेहतमंद रहे, इसकी चिंता परिवार वालों को तो है ही, इसकी चिंता एनडीए वालों को भी है। अच्छा, इसकी चिंता एनडीए वालों को भी है, हाँ, कि वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लें, वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर लें, ठीक है ना। इसकी चिंता एनडीए वालों को भी, हाँ, वह भी भगवान से मना रहे हैं कि लालू यादव, लालू यादव जल्दी से ठीक हो जाएं, वह बाहर निकले, कुछ बोले जिस पर विवाद हो। भाई लालू यादव बोल देते हैं तो वह खबर बन जाती है। अब देखे ना भाई, अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ बिल पर जब अपनी बातें रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि लालू यादव का सपना, जो अधूरा सपना है, वो हम पूरा कर रहे हैं। यह तो बाद में लालू यादव ने पूरा वीडियो दिखाया कि हम क्या कह रहे थे, और फिर वही राजनीति जेडीयू कर रही है कि भाई हम पसमानदा मुसलमानों को। तो लालू यादव, अब देखिए जब चल रहा था महाकुंभ चल रहा था, लालू यादव ने कह दिया था महाकुंभ फालतू है, तो फिर जो सनातन है वो किस तरीके से दुखी हुए थे, योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया था। तो लालू यादव का सेहतमंद होना, और लालू यादव मतलब जिन्होंने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना रखा है। तेजस्वी यादव को देखिए, हम बार बार कहते हैं आलस्य छोड़ना होगा। तेजस्वी यादव को अमित शाह नरेंद्र मोदी की तरह राजनीति करनी होगी, 24 घंटे की राजनीति, 24/7 जागना। और अब भी देखिए, जब आप बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट कर रही हैं, एनडीए के मुकाबले आरजेडी की तैयारी बहुत कमजोर है। बिल्कुल, हाँ, लापतागंज में है, लापतागंज में है, जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जिलों की यात्रा कर रहे हैं। वह अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि हमारे चुनाव के मसले क्या होंगे, हमारे भीतर कौन सी कमजोरी है, हमारी ताकत क्या है, हमें क्या बात करनी है, हमें क्या बात नहीं करनी है, यह जानकारी दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव से मिलना कितना मुश्किल होता है, यह हमने पहले भी कहा है कि अमित शाह से आप मिल ले सकते हैं, तेजस्वी यादव से मिलना बहुत कठिन है। बहुत कठिन। अमित शाह के यहाँ आप मुलाकात का वक्त मांगिए, 24 घंटे के भीतर
आपके पास संदेशा आ जाता है। लेकिन यहाँ आप किससे बात करेंगे, कभी अदनान से बात कीजिए, कभी प्रीतम से बात कीजिए, कभी संजय यादव से बात कीजिए, आप बात ही करते रह जाएंगे। और जब नेता संवाद छोड़ दे ना, तो फिर आपको ग्राउंड जीरो पर देखिए, तेजस्वी यादव सबसे मजबूत 32% वोटों के मालिक, और जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात आप कर रही थी, जो आप देखिए सी वोटर सर्वे में भी दिखाई पड़ा था कि 41% लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं, लेकिन 41% लोग तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों को भी पसंद कर ले, ऐसा नहीं। 50% लोग सरकार बदलना चाहते हैं। तो 50% लोग यदि नीतीश कुमार की सरकार को बदलना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि 50% लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो तेजस्वी को मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा जाति खेल का खेल चल रहा है, अब धर्म का भी खेल चलेगा, धर्म युद्ध भी होगा। तो आप जाति आप देख ही रही है इंडिया ब्लॉक में क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस से खुली लड़ाई हो गई है। मैं मानता हूं कि बिहार में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल में आरजेडी ही है, सबसे अधिक ताकतवर है, लेकिन अब कांग्रेस आंखें दिखा रही है, आंखें दिखा रही है। कृष्णा अल्लाह बारू, राजेश राम, कन्हैया कुमार, आज तक जब यह कार्यक्रम हम सामने ला रहे हैं, ठीक है, हम लोग रिकॉर्ड 2 दिन पहले किए हैं, लेकिन अब तक वह लालू यादव से नहीं मिले। भाई लालू यादव बीमार थे, सोचिए ना। और दिल्ली में बैठक भी हुई है, दिल्ली में दिल्ली में आजकल जिला अध्यक्षों से भी मिल रहे हैं, इंजीनियर आईपी गुप्ता से भी मिल रहे हैं राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी से भी मिलना, एक पुराना किस्सा अभी अजीत द्विवेदी बता रहे थे, बिहार देश के जाने माने पत्रकार, कि जो तेजस्वी यादव की गलती है वही गलती राहुल गांधी की भी रही है। शशि थरूर जी आपको मालूम है यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था उन्होंने, कितने वासे सांसद हैं, कितने काबिल आदमी है, कितने विद्वान आदमी हैं। तो शशि थरूर की एक बार मुलाकात हुई बहुत कोशिश के बाद राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी से मुलाकात तो हो गई, लेकिन बाद में किसी ने पूछा कि अच्छा राहुल गांधी से मिलने में आपको कितना वक्त लगा, तो शशि थरूर ने बताया 2.5 साल का वक्त लगा। 2.5 साल का वक्त लगा। ठीक है ना? इतने बड़े कद्दावर नेता। हाँ, तो इतने बड़े कद्दावर नेता। तो तेजस्वी यादव को देखिए, हम इस बात को बार बार कहते हैं, देखिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, एक आम आदमी अपने घर में शादी और शोक का कार्ड नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम, जेपी नड्डा के नाम भेज दीजिए, वहां से वापसी पत्र आएगा, जिसे आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। जो ठीक से समझते नहीं है उन्हें लगेगा कि भाई नरेंद्र मोदी इनको जानते भी हैं, हाँ, अमित शाह इनको जानते भी हैं। तो एक बात कही गई है राजनीति की प्रारंभिक पाठशाला में कि यदि आपको बड़ा बनना है तो कम से कम रोज 100 लोगों से मिलिए, कम से कम रोज 100 लोगों से, नए लोगों से टेलीफोन पर बात कीजिए। अच्छा। अब सोचिए ना, तेजस्वी यादव राघोपुर के, सिमरी बख्तियारपुर के, अलौली के, चाहे जहां की बात कर लीजिए, वहां के गांव के किसी एक व्यक्ति को फोन कर ले, एक लड़के को फोन कर ले, अरे मुझे खबर मिली कि तुम्हारी माँ बीमार है, अरे तुम्हारी भाभी बीमार है, हाँ, बहन की शादी तुमने की है। हाँ। अब सोचिए आजकल तो हर फोन में कॉल रिकॉर्डिंग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वह लड़का तो सोचिए जिंदगी भर के लिए तेजस्वी यादव का हो जाएगा। बिल्कुल। और वह उस ऑडियो को इतना वायरल करेगा कि देखिए तेजस्वी भैया ने हमको फोन किया और कहा कि तुम चिंता मत करो। लालू यादव क्या करते रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। लालू यादव, आपको याद होगा, आपने भी देखा है, अब बहुत बाद में आई है, कि लालू यादव हर आधे घंटे 1 घंटे पर, पहले तो फाटक खुला ही रहता था। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जी। लेकिन जब फाटक बंद होना भी शुरू हुआ तो हर आधे घंटे 1 घंटे पर पता कर लेते थे फाटक पर कितने लोग हैं, अच्छा। गेट पर कितने लोग हैं, बुला लो, हाँ। बुला लो। और उन्होंने देख लिया दूर से कि कोई कार्यकर्ता मेरा आ रहा है जिसे वो पहचानते हैं, उसके साथ 5-7 लोग हैं, तो वो दूर से ही कहते थे, अरे अजय बहुत दिन के बाद आए हो, अच्छा। कहाँ रहते हो जी आजकल? हाँ। तो अजय के साथ जो 10 लोग आए हैं उनको लगा अरे अजय भैया को तो लालू यादव सीधे जानते पहचानते हैं। तो तेजस्वी यादव को 32% से आगे बढ़ना है। 18% मुसलमान आपके साथ हो गए, तो इसका भी संकट है कि जब ध्रुवीकरण होगा
क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखती हैं, बिल्कुल, हाँ, लोकसभा चुनाव में देखती हैं, रामकृपाल यादव चुनाव हार जाते हैं, आपके दूसरे यादव चुनाव हार जाते हैं, ललित यादव हार जाते हैं। तो भाई आपके यादव वोट बैंक में भी सेनवाई, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप चूंकि उस ताज को हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यादवों को लगेगा कि 1990 का दौर वापस आ रहा है, इसलिए वह वोट विभाजित नहीं होगा, लेकिन आपको दूसरों को जोड़ना भी होगा और इस खतरे को भी महसूस करना होगा कि आपने और आपके पिता ने इतने तोप गोप हर जिले में पैदा किए हैं कि आपको सबसे अधिक खतरा यादवों के तोप गोप जो स्थानीय है उनसे ही है, जिन्हें आपने टिकट नहीं दिया वो आपके खिलाफ हो जाते हैं। और चुनाव, मैं बार बार कहता हूं, 70% सीटें ऐसी हैं जहां 5,000 से 12,000 में नतीजे आते हैं। भाई आपने देखा ना, बेलागंज में सुरेंद्र यादव के बेटे को मनोरमा देवी ने नहीं हराया, ठीक है, माहौल ऐसा बन गया। वैसे आप कहेंगे कि भाई अमजद को मिला वोट भी जोड़ दीजिए, तब भी मनोरमा देवी ही जीत रही है, नहीं, लेकिन माहौल बना, हाँ, माहौल बना। तो माहौल प्रशांत किशोर की उम्मीदवार के कारण बन गया, जिसमें मनोरमा देवी जीत गई और सुरेंद्र यादव का किला ढह गया। देखिए क्या हुआ रामगढ़ में क्या हुआ, हाँ भाई, आपने टिकट नहीं दिया सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को, अंबिका यादव के बेटे भतीजे को, वो बसपा से आ गए, आपने जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दिया, ठीक है ना। तो आपको यह भी देखना होगा तोप और गोप, तो आपको लोगों से मिलना अधिक होगा, आपके यहाँ मिलना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और फिर आपके जो सहयोगी हैं, देखिए आप आगे चर्चा करेंगे, मुझे पता है कि आपके जो सहयोगी हैं वह भी आपसे दुखी रहते हैं कि आप कुछ स्पष्ट नहीं करते हैं, आप संवादहीनता, देखिए लेफ्ट को भी नहीं इस बात का, लेफ्ट का भाई माले का परफॉर्मेंस क्या रहा, भाई आप स्पष्ट तो कीजिए। जैसे हम यह बातें कही जा रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे का एक फार्मूला निकल रहा है, आपके यहाँ कौन फार्मूला निकल रहा है? आपके यहाँ तो सीधी लड़ाई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, राहुल गांधी को बंद कमरे में यह कहना पड़ रहा है कि मान सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, छोड़ी हुई सीटें नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो फिर ये स्थिति क्यों आ रही है, कि भाई अध्यक्ष बदले गए, राजेश राम अध्यक्ष हो गए, और देखिए अखिलेश सिंह, मैं आपको फिर कह देता हूं, यही कह देता हूं, भाई अखिलेश सिंह पर यह आरोप लगा कि वह लालू यादव के परिवार के करीब हैं, इसलिए अध्यक्ष पद से छुट्टी हो गई, ठीक है। यह बात सही है, करीब हैं, वह आज भी तेजस्वी को तरुण कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को कभी आपने लालू यादव के घर पर मटन बनाते देखा था? जी। मटन कैसे बनाया जाता है सुस्वादिष्ट, हाँ देखा था? नहीं देखा। कौन सीखने गया था? बिल्कुल राहुल गांधी गए थे, राहुल गांधी पटना में आए थे संविधान सभा में, और बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे, उसके बाद लालू जी के यहाँ बाकी खबरें तो गौन हो गई थी। तो भाई परिवार के करीबी होना और सहयोगी दलों से करीबी होना, और हम फिर कह रहे हैं अंत में ऐसा ही वक्त आएगा कि जिस तरीके से कृष्णा अलावरू और राजेश राम ने कर रखा है कि समझौता होगा, कांग्रेस आरजेडी अलग नहीं लड़ेगी, यह बात आपको हम यह बात, हाँ ठीक है ना, ठीक है, लेकिन वह समझौता फिर से आप देखिएगा कि अखिलेश सिंह ही कराएंगे, क्योंकि बिना दरवाजा खटखटाए लालू यादव के यहाँ अखिलेश सिंह जा सकते हैं, राजेश राम भी जा सकते हैं। देखिए इतना विवाद हो रहा था कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में अखिलेश सिंह ने ये किया वो किया, फिर से वही सारे हो गए, सिर्फ पूर्णिया में एक बदलाव हुआ कांग्रेस में। तो ये स्थिति परिस्थिति तो आपको दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल। अभी आपने जिक्र कर दिया जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी 11 तारीख को अग्नि परीक्षा है, क्या लगता है साबित कर पाएंगे प्रशांत किशोर खुद को? देखिए प्रशांत किशोर ने वह बात तो अब कहनी छोड़ दी कि 125 सीटें, 130 सीटें, 140 सीटें यदि मुझे आएगी तो मैं मानूंगा कि प्रशांत किशोर हार गए। बिल्कुल। तो अब यह नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर सरकार बनाने जा रहे हैं, यह मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में होंगे, मुझे यह बात भी सही नहीं लगती, ठीक है ना। प्रशांत किशोर के सामने एक गंभीर चुनौती है, और जिस बात का जिक्र आपने किया कि 11 अप्रैल
11 अप्रैल पटना का गांधी मैदान 2 बजे दिन से उनकी सभा शुरू होगी और शाम को मोबाइल के फ्लैश लाइट से मालूम होगा कि पटना कितना भरा, पटना कितना खाली रहा। यदि प्रशांत किशोर की सभा में, रैली में 2 लाख से कम लोग आए, 5 लाख का दावा किया जा रहा है, तो प्रशांत किशोर खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन यदि 2 लाख से अधिक लोग आ गए और मोबाइल का फ्लैश लाइट जल गया, तो फिर प्रशांत किशोर की चर्चा बहुत तेज होने लगेगी। और हमने कहा, आपको बताया पहले ही कि देखिए 70% ऐसी सीटें हैं जहां 5,000 से 12,000 में जीत हार होती है। तो वैसी सीटों पर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार किसे चुनाव हरा देगा, यह समझना देखिए। हाँ, अब क्या है, बिहार में सभी बड़ी पार्टियों की राजनीति जो है वह पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों के बीच केंद्रित हो गई। बिल्कुल। प्रशांत किशोर सवर्ण है, अब कोई प्रशांत किशोर पांडे भी नहीं कहता है। हाँ, तो प्रशांत किशोर के पास, और देखिए बीजेपी में बहुत वैकेंसी नहीं है, आरजेडी में बहुत वैकेंसी नहीं है। प्रशांत किशोर भी अपनी रणनीति बदलेंगे। जो प्रमुख चेहरे होंगे जिन्हें उधर टिकट नहीं मिलेगा, वो इधर आ सकते हैं। और प्रशांत किशोर के साथ यदि आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि राजनीति मतलब चुनाव जाति पर होगा, धर्म कम दिखेगा, धर्म अधिक करने की कोशिश की जाएगी, तो 14% यदि यादव हैं तो इधर ब्राह्मण और भूमियार भी गोलबंद हो सकते हैं। और ब्राह्मण भूमियार गोलबंद हुए, उन्हें टिकट मिले, और फिर इसके साथ एस्पिरेशनल जुट गया। एस्पिरेशनल वर्ग जो है, जिसे लगता है कि नहीं बिहार बिल्कुल नकारा प्रदेश बन गया है, बिहार बूढ़ों का प्रदेश बन गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बिहार को बदलना होगा, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा। तो फिर प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ देंगे, प्रशांत किशोर किसका खेल बना देंगे। और अब यह बात तो नहीं रह गई कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब वह सबसे अधिक नुकसान करते हुए नीतीश कुमार का दिख रहे हैं। इसके बाद वह बीजेपी का नुकसान करेंगे और तीसरे नंबर पर वह आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। देखिए, वक्फ बिल से यह फायदा तेजस्वी यादव को जरूर हुआ है कि जो मुसलमान राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे प्रशांत किशोर, उस पर थोड़ा विराम लगेगा, उस पर थोड़ा विराम लगेगा जी, उस पर विराम लगेगा। हाँ। क्योंकि अब देखिए, मुसलमानों की प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता यह होगी कि चाहे कोई जीते, एनडीए को हराओ। बिल्कुल, आपने देखा ही, पिछले हफ्ते आप भी गई थी जुम्मे की नमाज में, और लोगों से आप बात कर रही थी किस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति लोगों का गुस्सा फटफड़ा था। तो अब मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करेंगे, उन्हें यह महत्वपूर्ण होगा, अपना जीते न जीते, मतलब मुसलमान जीते न जीते, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं 40 उम्मीदवार मुसलमान होंगे, हम वो नहीं होने देंगे कि मुसलमान के मत से यादव जीत जाए और यादव के मत से मुसलमान न जीते। लेकिन अब मुसलमान इस बात की फिक्र करेंगे कि भले ही यादव जीत जाए, लेकिन एनडीए का न जीते, इस बात तो यह लड़ाई लड़नी है। तो प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा 11 अप्रैल को होगी और वह चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे, यह बात तय है। ये बात तय है जी। तो चलिए अगली जो आखिरी खबर होगी हमारी, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं हम सुन रहे हैं और कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब इन कयासों में कितना दम है, ये आप ही हमें बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी की खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है बिहार की सियासत में। देखिए, इस बार बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में जी हम कुछ विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं दे पाए कि टिकट का जो दंगल है उसमें मंगल किसका हो रहा है। बिल्कुल। वो आगे हम बताएंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। क्योंकि मैं 10 दिनों तक दिल्ली रह गया, वहां व्यस्तता रही। आपने उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा कर दी, आपने मुकेश सहनी की चर्चा कर दी, लेकिन एक राजपूत की भी चर्चा करनी होगी। अच्छा, ठीक है जी। देखिए, दिल्ली में चर्चा यह है कि मोदी कैबिनेट का विस्तार मई जून महीने में हो सकता है। ठीक है ना जी। और यह जो विस्तार होगा वह बिहार का ध्यान रखकर किया जाएगा। मोदी कैबिनेट में वैकेंसी है, ठीक है। आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी हुई थी। देखिए, यही आपको एक खबर दे दूं कि पवन सिंह से कोई रिश्ता बीजेपी नहीं जोड़ने जा रही है, नहीं जोड़ने जा रही है। न पवन सिंह से, न पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से। ठीक है ना। पवन सिंह और ज्योति सिंह में अब भी दूरी बनी हुई है, यह भी आपको बता देते हैं। तो मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा दिल्ली में है और माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, देखिए, लवकुश को ठीक रखना है। सम्राट चौधरी बिहार में, अभी देखिए बिहार में जो व्यवस्था अमित शाह के आने के बाद हुई है कि बीजेपी से सम्राट चौधरी नंबर 2 पहले से थे, बिल्कुल, और जेडीयू से मॉनिटर
कहीं शासन प्रशासन में गड़बड़ी न हो, वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह करेंगे और बीजेपी के साथ सेतु बने रहेंगे संजय झा। तो ये 3 लोग की बड़ी भूमिका, ठीक है। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा यह है कि चूंकि सहयोगियों की सीटें कम की जानी है। अच्छा जी, सीटें हैं ही नहीं ना, बिल्कुल हैं ही नहीं। आपने बताया 100 नहीं, वो चर्चा है दिल्ली में कि 100 7 7 7, ठीक है ना। अब देखिए जीतन राम मांझी को तो साथी मिले थे, साथी, ठीक है ना। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए, राज्यसभा भेजा गया, ये मंत्री बना दिए जाते हैं, तो फिर भाई कहा जाएगा कि ठीक है एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो ये बातें वहां चल रही हैं, ठीक है ना, कि उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, मोदी कैबिनेट में शामिल हो, मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। एक और चर्चा है कि बिहार से एक और राजपूत को, देखिए अभी मोदी कैबिनेट में बिहार से कोई राजपूत नहीं है, ठीक है। अब जब आप जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, अमित शाह आए थे और जब फोटो सेशन हुआ था, तमाम नेता खड़े थे, उसमें कोई राजपूत नहीं था, इस पर भी लोग भड़क गए थे। तो किसी राजपूत को अब किस्मत किसकी खुलती है, राजीव प्रताप रूडी की खुलती है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की खुलती है, या राधा मोहन सिंह की फिर से, यह देखने की बात होगी, ठीक है ना, देखने की बात होगी। देखिए पटना में जो हमने कहा ना कि जाति पकड़ो अपनी अपनी जाति, 23 अप्रैल को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। पटना से लेकर सोनपुर तक सब कुछ दिखाई पड़ेगा, छत्रियों का जुटान होगा। और मुकेश सहनी जो हम कह रहे थे तेजस्वी यादव की चर्चा में, कि मुकेश सहनी को साध कर रखना होगा तेजस्वी यादव को। मुकेश सहनी की जबरदस्त डिमांड उधर है, जबरदस्त डिमांड, जबरदस्त डिमांड उधर है, क्योंकि एनडीए ने टारगेट तय कर रखा है 225 का। 225, तो 225 का टारगेट, तो आप उसके इर्द गिर्द तब पहुंच सकते हैं ना जब 2010 की तरह परफॉर्म करें। और नीतीश कुमार की अवस्था वो है नहीं, नीतीश कुमार के चेहरे में वो चमक रह नहीं गई है, तो आपको सारे समीकरण साधने होंगे। मुकेश सहनी बिहार में सहनी के सबसे बड़े नेता बन गए। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की, कभी हरि सहनी को आगे किया, कभी राजभूषण चौधरी निषाद की किस्मत ही खुल गई। मैं बार बार कहता हूँ, राजभूषण चौधरी निषाद की पत्नी अपने पति पर गर्म होती थी, मुकेश सहनी पर गर्म होती थी। कहां राजनीति में घसीटे जा रहे हो और घसीट रहे हो मेरे पति को, और कहां ये सब हो रहा है। लेकिन किस्मत तो राजभूषण चौधरी निषाद भी अपने को साबित नहीं कर पाए, और सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी बने हुए हैं। तो मुकेश सहनी को इधर लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मुकेश सहनी 7 सीटों पर मानेंगे यह बात, क्योंकि देखिए वो तो इंडिया ब्लॉक में 60 सीटों की बात कर रहे हैं, 60 की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, और उन्हें 30 के आसपास उन्हें मिल भी जाएगा। लेकिन यदि देरी करेंगे तेजस्वी यादव, तो फिर कितने दिनों तक आदमी बेटिंग में रहता है। तो दिल्ली में यह भी चर्चा है कि मुकेश सहनी केवल 7 सीटें ही नहीं, और भी कुछ मिल सकता है उन्हें। अच्छा, हाँ जी, असम तक की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चर्चाएं हैं, और इन चर्चाओं के साथ हम लोग को बने रहना पड़ेगा, समझ लीजिए। यानी कि आने वाले दिनों में बिहार में बहुत कुछ होने जा रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से लाइव सिटीज आपको हर एक खबर से बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।